अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाज़मी इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर सेंटर वॉइस के साथ, और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। दोस्तों, आज की स्टोरी जमशेद और उसके 3 दोस्तों की है, जिन्होंने जो छुट्टियां गुजारने कश्मीर गए, लेकिन वहां पर उन्हें बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का सामना करना पड़ा। चलिए सुनते हैं जमशेद की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम जमशेद है। मैं लाहौर के एक मुतवस्सत मगर खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे 3 सबसे करीबी दोस्त हसन, वकास और फ़ाहद मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं। हम चारों बचपन के साथी हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। हमारी दोस्ती में ना वक्त की कैद है ना फासलों की। हर छुट्टियों को हम कोई ना कोई प्लान बनाते हैं, कुछ नया देखने और महसूस करने के लिए। इस बार हमने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जो हमेशा याद रहे, कुछ पुरअसरार। कश्मीर का नाम जहन में आया तो सब खुशी खुशी राज़ी हो गए। हमने फैसला किया कि इस बार गर्मियों की छुट्टियां हम वादी कश्मीर में गुजारेंगे, लेकिन आम सियाहत से हटकर कुछ करने का जज्बा हमें एक पुराने वीरान होटल की तरफ ले गया, जिसके बारे में सुना था कि वो बरसों से बंद था और वहाँ कई खौफनाक वाक़यात पेश आ चुके हैं। होटल का नाम था गुलरेज होटल। श्रीनगर से एक निस्बतन सुनसान इलाके में वाक़या, जंगलात और पहाड़ों के दरमियान। हमने लाहौर से श्रीनगर तक की मुकम्मल मनसूबाबंदी की। पहले इस्लामाबाद तक कार में, फिर वहां से मुजफ्फराबाद और आखिर में लोकल जीप के जरिए होटल तक पहुंचने का फैसला किया। सफ़र के दौरान हम सब बहुत पुरजोश थे। फहद ने कहा, यार अगर होटल वाकई हॉन्टेड हुआ तो मज़ा ही आ जाएगा। हम सब हंस पड़े, लेकिन मेरे दिल में कहीं हल्की सी कपकपाहट थी। न जाने क्यों मुझे अंदर ही अंदर बेचैनी महसूस हो रही थी। शायद मेरा वजदान मुझे कोई इशारे दे रहा था। जब हम श्रीनगर पहुंचे तो मौसम बहुत खुशगवार था। फिजा में एक खास ठंडक थी और हर तरफ सब्जा ही सब्जा। लेकिन जैसे जैसे हम होटल के करीब पहुंचते गए, माहौल बदलने लगा। रास्ता ज़्यादा सुनसान होता गया, दरख्त घने होते गए और आखिरकार हम एक तंग सी पहाड़ी सड़क पर चढ़ने लगे। जीप ड्राइवर ने हमें बताया कि ये रास्ता बहुत कम इस्तेमाल होता है और ये होटल कभी बहुत मशहूर हुआ करता था। कभी? हसन ने पूछा। ड्राइवर ने कहा, हाँ साहब, पहले बड़े बड़े लोग आते थे, फिल्मों की शूटिंग भी होती थी। फिर एक हादसा हुआ और सब कुछ बदल गया। हम सब चौंके, लेकिन ड्राइवर ने मज़ीद बात करने से गुरेज किया। जब हम होटल के दरवाजे पर पहुंचे तो एक अजीब मंजर सामने था। होटल की इमारत वाकई शानदार थी। पत्थरों से बना हुआ बड़े बड़े सतून, पुरानी खिड़कियां, लेकिन सब कुछ बोसीदा और वीरान। एक पुराना बोर्ड लटक रहा था जिस पर मिट्टी जमी थी, गुलरेज होटल। हमने दरवाज़ा खटखटाया तो एक उधेड़ उम्र शख्स बाहर आया, जिसने अपना नाम रशीद बताया। वो होटल का केयर टेकर था और वो हमें अंदर ले गया। होटल के अंदर एक ख़ास किस्म की ठंडक थी जो सिर्फ मौसम की वजह से नहीं लग रही थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें जो धुंधली हो चुकी थीं, कालीन पर गर्द जमी हुई थी और हर तरफ खामोशी थी। हमने अपने कमरों का इंतखाब किया और सामान रख दिया। शाम तक हम सब थके हुए थे, इसीलिए जल्दी सोने लगे, मगर सोना इतना आसान न था। रात को जैसे ही आंख बंद की,
बहुत अजीब सी सरगोशियां सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई चल रहा हो। एक दरवाज़ा हल्का सा चिरचिराते हुए बंद हुआ। हालांकि हम सब सो रहे थे। वकास ने आहिस्ता से कहा, यार जमशेद, तुम जाग रहे हो? मैंने कहा, हाँ। तुमने भी आवाज़ सुनी? उसने इस्बात में सर हिलाया। हमने सोचा शायद थकन या वहम है, मगर दिल मानने को तैयार न था। सुबह हुई तो हम सब थोड़े थके थके से थे। रात को नींद मुकम्मल ना हो पाई थी। फहद ने मजाक में कहा, यार रशीद साहब, ये होटल वाकई हॉन्टेड लग रहा है। रात को कोई छत पर चल रहा था क्या? रशीद ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया, साहब जी, यहाँ की हवा ऐसी है, कभी कभी पत्ते भी बोलने लगते हैं। लेकिन हमें मालूम था कि ये कोई आम हवा या पत्ते नहीं थे। नाश्ते के बाद हमने फैसला किया कि होटल का मुकम्मल जायजा लेंगे। पुरानी दीवारों पर हाथ फेरते हुए हमने कई दरवाजे खोले। कुछ कमरे बंद थे, कुछ में पुराने फर्नीचर के ढेर थे। फिर हमें एक पुराना जंग-आलूद दरवाज़ा नजर आया जो सीढ़ियों के पीछे था। दरवाजे पर जंग-आलूद कुंडी लगी हुई थी। हमने रशीद से पूछा तो वो घबरा गया। ये नीचे का स्टोर है, वहाँ कुछ नहीं है, पुरानी चीज़ें रखी हैं, वो बोला। मगर हमारी जुस्तजू बढ़ गई। हमने उसको खोलने का फैसला किया। आधी रात के वक्त हम सब जमा हुए और दरवाजे की जंग आलूद कुंडी को बड़ी मुश्किल से खोला। दरवाज़ा एक खौफनाक चिरचिराहट के साथ खुला और अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। हमने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और नीचे उतरने लगे। ये एक ज़ेरे ज़मीन राहदारी थी। राहदारी में एक खास किस्म की बदबू थी, जैसे कुछ गल सड़ चुका हो। दीवारों पर अजीबो गरीब निशानात बने हुए थे, कुछ मजहबी अलामतों जैसे, कुछ जानवरों की तस्वीर। रास्ता आगे जाकर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। हमने दायां रास्ता चुना। वहां एक जिसका दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर गए तो पुराने लकड़ी के ताबूत रखे हुए थे। एक ताबूत के ढक्कन पर खून जैसे धब्बे थे। फहद ने आहिस्ता से कहा, यार ये तो फिल्मों जैसा माहौल लग रहा है, मगर ये खून इतना पुराना होकर भी सुर्ख कैसे है? हम सबके जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। अचानक बाहर का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। हम भागकर दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन वो बंद हो चुका था। किसी ने हमें अंदर बंद कर दिया था। हमारे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। हम चीखे चिल्लाए, मगर कोई जवाब ना आया। फिर वही सरगोशियां जो रात को सुनाई दी थी अब हमें घेरने लगी। ऐसा लगता था जैसे कोई हमें देख रहा हो, चल रहा हो, पर नजर नहीं आ रहा था। फिर हसन की जोरदार चीख सुनाई दी। हम दौड़े। वो फर्श पर पड़ा था। उसकी कमीज फटी हुई थी और चेहरे पर खौफ तारी था। किसी ने मुझे धक्का दिया। वो चीखा। मैंने फहद को देखा, वो कांप रहा था। वकास भी परेशान था। हमने पूरी ताकत से दरवाज़ा खोला और बाहर निकले। राहदारी से निकलकर ऊपर आए और दरवाज़ा बंद कर दिया। रशीद बाहर खड़ा था, जैसे इसे पहले से पता हो कि हम अंदर गए हैं। उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। मैंने कहा था ना साहब, वहाँ मत जाएं। कुछ जगहें बंद ही रहें तो बेहतर होता है। वो रात हमारी ज़िंदगी की पहली रात थी जिसमें हमें ये एहसास हुआ कि हमने जो किया इसके भयानक नताइज निकल सकते हैं। हसन का खौफज़दा चेहरा और रशीद की पुरइसरार खामोशी हमारे दिलों में एक अनजाने बोझ की तरह बैठ गई। सुबह के वक्त हम सब खामोश थे। किसी में भी वो हंसी मजाक बाकी नहीं रही थी। होटल की खामोश राहदारियों में जैसे एक साया साथ साथ चल रहा हो। नाश्ते की मेज़ पर रशीद चुपचाप चाय रखकर वापस जाने लगा तो मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, रशीद भाई, ये होटल कब से बंद है और यहाँ के बारे में लोग क्या कहते हैं? रशीद ने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर आहिस्ता से बोला, साहब जी, आप जैसे लोग हर साल आते हैं, कुछ तस्वीरें बनाते हैं, कुछ राजदारी खोलने की कोशिश करते हैं, फिर डर कर भाग जाते हैं। लेकिन कुछ लोग
लौट कर कभी नहीं आते। फहद ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? क्या वाकई कुछ लोग गायब हो चुके हैं यहाँ से? रशीद ने हमारी आंखों में झांकते हुए कहा, यह होटल कभी खूबसूरत हुआ करता था। राजा गुलरेज खान ने इसे 1945 में बनवाया था। उनका खानदान बहुत बाअसर था। उस वक्त यहाँ कई लोग आया करते थे, मेहमान नवाजियाँ होती थीं, मौसीकी की महफिलें सजती थीं। मगर एक दिन एक औरत यहाँ ठहरी। उसका नाम नाइला था। वो बहुत खूबसूरत थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। लोगों का कहना था कि वो जिन्नात के साथ राब्ते में है। हम सब खामोशी से सुन रहे थे, जैसे कोई सस्पेंस नावल पढ़ रहे हों। एक रात नाइला की लाश उसी तहखाने से मिली जहां आप सब गए थे। उसके गले में एक पीतल का लॉकेट था जिस पर किसी और जुबान में अल्फाज लिखे थे। राजा ने इस मामले को दबा दिया, मगर उसके बाद होटल में अजीबो गरीब वाक़यात होने शुरू हो गए। मुलाजमीन गायब होने लगे और बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी। आखिरकार होटल बंद कर दिया गया। वकास ने बेयकीनी से कहा, ये सब सच है? रशीद ने सिर्फ इतना कहा, यही वो लॉकेट है जो कल रात आपने हसन के गले में देखा होगा। हम सबके रंग फक हो गए। हमें याद आया, जब हम तय खाने से निकले तो हसन के गले में वाकई एक पुराना सा लॉकेट लटक रहा था जो शायद उसके कपड़ों में उलझ गया था। हम फौरन कमरे की तरफ दौड़े। हसन अभी भी बेहोशी की हालत में था। हमने उसके कपड़ों से लॉकेट निकाल कर देखा। ये सच था, पीतल का लॉकेट, और इस पर अजीबो गरीब अल्फाज पुनिंदा थे। जैसे ही फहद ने लॉकेट को छुआ, वो एक झटके से पीछे हट गया। ये जल रहा है जैसे इसे करंट लगा हो। अब हमें यकीन हो चुका था कि हम किसी आम होटल में नहीं, बल्कि एक ऐसे मुकाम पर मौजूद हैं जो कई दहाइयों से बदरूहों और नाकाबिले फहम ताकतों का मस्कन बन चुका है। हमने फैसला किया कि शाम होने से पहले पहले हमें ये लॉकेट वापस तय खाने में रखना होगा। रशीद ने हमें खबरदार किया कि अगर लॉकेट किसी और जगह रखा गया या साथ ले जाने की कोशिश की गई तो वो रूह जो इसके साथ मुंसलिक है हमारा पीछा करेगी, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं। शाम को हमने हिम्मत करके दोबारा उसी राहदारी का रुख किया। फहद के हाथ में कुरानी आयात वाला ताबीज़ था जो उसकी दादी ने इसे सफ़र के वक्त दिया था। जैसे ही हम नीचे उतरे, हमें महसूस हुआ कि हवा में बोझलपन है, जैसे दीवारें भी सांस ले रही हों। ताबूत वाले कमरे के पास पहुंचते ही हवा रुक गई। अंदर कदम रखते ही लॉकेट खुद ब खुद फहद के हाथ से छूटकर ताबूत पर जा गिरा और एक तेज चीख फिजा में गूंजी, जैसे किसी ने बरसों की कैद के बाद आज़ादी की अजियत भरी आह भरी हो। हसन ने आंखें खोल दी। इसका चेहरा साफ था और वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। हम सब ने एक दूसरे को देखा और फौरन होटल से निकलने की तैयारी करने लगे। रास्ते में रशीद ने सिर्फ इतना कहा, जो कुछ देखा वो ना किसी को बताना, ना याद रखना। ये जगह खामोशी में महफूज है। मगर क्या वाकई हम ये सब भूल सकते थे, या ये होटल और नाइला की रूह हमें कभी भूलने देगी? जब हमने लॉकेट वापस ताबूत पर रखा और हसन की हालत बेहतर हुई तो हमें लगा शायद सब कुछ खत्म हो गया, मगर हम गलत थे। असल खौफ तो अब शुरू होने वाला था। उस रात हमने जल्दी सोने का फैसला किया। रशीद ने हमें नसीहत की कि मगरिब के बाद तय खाने या होटल के पिछले हिस्से की तरफ ना जाएं। हम सब ने कुरान पाक की तिलावत की, अज़कार किया और कमरे में एक दूसरे के करीब करीब लेट गए। रात के तकरीबन 2 बजे के करीब मेरी आंख खुली। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, मगर फिजा में एक अजीब घुटन महसूस हो रही थी। मैंने इर्द गिर्द देखा। फहद, हसन और वकास सब सो रहे थे, मगर अचानक कमरे की दीवार पर एक साया हरकत करता हुआ दिखाई दिया।
पहले तो मैंने सोचा शायद कोई ख्वाब देख रहा हूं मैं, मगर जब साया दोबारा हरकत करने लगा और दरवाजे की तरफ बढ़ा तो मेरी सांस रुक गई। मैंने फहद को जगाया, मगर उसने आंखें नहीं खोली, जैसे किसी ने इसके हवास बंद कर दिए हों। फिर दरवाज़ा खुद ब खुद खुला। बाहर मुकम्मल अंधेरा था, मगर मैंने वाज़े तौर पर देखा वही औरत नाइला, सफ़ेद लिबास में, स्याह खुले हुए बालों के साथ और पाँव ज़मीन से ऊपर। वो आहिस्ता आहिस्ता होटल की राहदारी की तरफ बढ़ गई। मेरे जिस्म का रुआं रुआं कांप रहा था। मैंने हिम्मत करके वकास को झंझोड़ा। वो उठा तो फौरन समझ गया कि कुछ गलत है। हम दोनों ने फहद और हसन को घसीट कर जगाया। जैसे ही हम सब जागे, कमरे का दर्जा हरारत एकदम कम हो गया। दीवार पर दरारें नमदार होने लगी और अलमारी के अंदर से सरगोशियां आने लगी। हम सब चीखते हुए बाहर निकले, मगर जैसे ही राहदारी में कदम रखा, हमें महसूस हुआ जैसे हम किसी और ही दुनिया में दाखिल हो गए हों। राहदारी लंबी होती जा रही थी, दरवाजे खत्म हो चुके थे और दीवारों पर पुरानी तस्वीर अब हरकत करने लगी थी। हसन ने कहा, हम फंस चुके हैं, ये होटल अब हमें जाने नहीं देगा। हमने दौड़ना शुरू किया। अंधेरे में हाथों से दीवारों को टटोलते हुए अचानक फहद जमीन पर गिर पड़ा। हमने इसे उठाने के लिए झुककर देखा तो जमीन जैसे नीचे धसी हुई थी। एक और रास्ता, शायद खुफिया सुरंग। हमारे पास कोई और रास्ता न था। हम सब उस रास्ते में दाखिल हो गए। सुरंग तंग थी और सिर्फ एक वक्त में एक ही बंदा चल सकता था। हमें सांस लेने में दुश्वारी का सामना था। दीवारों से सीलन की बू आ रही थी और कहीं कहीं किसी के कराहने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। फिर वो लम्हा आया जो हमारी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तरीन लम्हा बन गया। हम एक ऐसे कमरे में दाखिल हुए जो मुकम्मल तौर पर बंद था, न खिड़कियां न दरवाजे। जैसे ही हम दाखिल हुए, दीवारें खुद ब खुद बंद हो गई। अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ सुझाई न दे। हमने मोबाइल की टॉर्च जलाने की कोशिश की, मगर तमाम मोबाइल बंद हो चुके थे, जैसे किसी ने उनकी बैटरी खींच ली हो। फिर हमें दीवार पर खून से लिखी हुई तहरीरें दिखाई देने लगीं। वापस चले जाओ। वकास बेहोश हो गया। हसन दोबारा किसी अजीब कैफियत में चला गया और ऐसी जुबान में बोलने लगा जो हम में से किसी ने नहीं सुनी थी। फहद और मैंने वकास को संभाला और दीवारों पर रास्ता तलाश करने लगे। हमने महसूस किया कि एक जगह दीवार कुछ नरम है, जैसे वहां ईंटों के पीछे कुछ हो। हमने हाथ से जोर लगाया तो एक ईंट हटी और एक छोटा सा सुराख नजर आया जिससे हवा आ रही थी। हमने जोर लगाकर दीवार का एक हिस्सा तोड़ दिया। सामने एक छोटा सा कमरा था। इसमें एक पुराना आईना रखा था और उस आईने में हम अपनी शक्लें नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया की तस्वीर देख रहे थे। लाशें, आग और नाइला की रूह जो हर तस्वीर में मौजूद थी। आंखों में इंतकाम लिए हुए हमने वो आईना तोड़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही पत्थर आईने से टकराया, एक चीख फिजा में गूंजी और पूरा कमरा लरज़ गया। दीवारें फटने लगीं और अचानक हम फिर उसी तहखाने में आ गए जहां लॉकेट मिला था, मगर ये तहखाना अब वैसा नहीं था। हर तरफ कब्रें बनी हुई थी और इन पर नाम लिखे हुए थे। सबसे आखिरी कब्र पर हमारा नाम लिखा था, फहद, हसन, वकास, जमशेद। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये क्या हो रहा था? क्या हम जिंदा थे या मर चुके थे? फिर अचानक रोशनी हुई। रशीद खड़ा था, हाथ में कुरान शरीफ था। उसने बुलंद आवाज में तिलावत शुरू की और हमें खींच कर बाहर निकाला। हम जैसे ही होटल से बाहर निकले, सुबह की रोशनी तुलू हो रही थी। रशीद ने कहा, तुम लोग खुश नसीब हो कि जिंदा निकल आए, मगर ये होटल हर किसी को माफ नहीं करता। यहाँ की रूहें हमेशा नया शिकार तलाश करती हैं। हम बगैर कुछ कहे गाड़ी में बैठे और सीधे कश्मीर के शहर की तरफ निकल पड़े। मगर हमें मालूम था कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हम होटल से निकल चुके थे, मगर वो रात, वो कब्रें, वो सरगोशियां अब भी हमारे जहनों में कैद थीं। रशीद हमें होटल से बाहर छोड़कर वापस
اندر چلا گیا اور ہم خاموشی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا، سب کے چہرے زرد، آنکھیں خالی اور بدن سن تھے۔ حسن اب بھی بے یقینی میں تھا، جیسے اس پر ابھی بھی کچھ سایہ ہے۔ ہم نے ایک نزدیکی قصبے میں پہنچ کر ایک چھوٹے ہوٹل میں کمرہ لیا تاکہ کچھ دیر آرام کر سکیں اور خود کو سنبھال سکیں۔ جیسے ہی ہم سب کمرے میں داخل ہوئے، حسن زمین پر گر گیا اور زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ہمیں کیوں لے کر گئے تھے وہاں؟ ہم نے کیا کیا تھا؟ وہ مسلسل یہی دہرا رہا تھا۔ فہد نے قرآن پاک نکالا جو رشید نے ہمیں دیا تھا اور بلند آواز سے تلاوت شروع کی۔ ماحول تھوڑا پرسکون ہوا، مگر تبھی کمرے کی لائٹس آن آف ہونے لگیں۔ وقاص نے کہا، یہ چیز ہمیں چھوڑنے والی نہیں، وہ روح ہمارے ساتھ آئی ہے۔ ہم نے اگلی صبح شہر کے ایک عالم دین قاری شمشاد سے رابطہ کیا۔ وہ ایک معروف عالم اور روحانی عامل تھے۔ ہم نے ان کے سامنے تمام تر واقعات رکھے۔ انہوں نے گہری سانس لی اور بولے، تم لوگوں نے ایک ایسی روح کو جگایا ہے جو دہائیوں سے اپنے انتقام کے انتظار میں تھی۔ وہ ہوٹل محض ایک عمارت نہیں، وہ ایک قید خانہ ہے ان روحوں کا جنہیں ناحق قتل کیا گیا۔ ہم سب حیران تھے۔ قاری صاحب نے مزید بتایا، جس نائلہ کی تم بات کر رہے ہو وہ ایک حویلی کے نواب کی بیٹی تھی۔ نواب ظالم انسان تھا، اس نے اپنی بیٹی کو اس کے محبوب کے ساتھ بھاگنے کے جرم میں اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو لاکٹ سمیت اس تہہ خانے میں دفن کیا جہاں تم لوگ پہنچے تھے۔ اس کے بعد اس عمارت کو ہوٹل میں بدل دیا گیا، مگر نائلہ کی روح وہیں قید رہی اور انتقام کے لیے بھٹکتے رہے۔ ہم سب خاموش تھے۔ قاری صاحب نے ہمیں 7 دن کی روحانی دعا اور تعویذات دیے اور کہا کہ ہر ایک کو الگ الگ جگہ جانا ہوگا، ورنہ وہ روح دوبارہ قوت پکڑ لے گی۔ ہم نے ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنی راہیں جدا کر لی۔ فہد مظفر آباد میں رہا، میں اسلام آباد چلا گیا، حسن لاہور اور وقاص راولپنڈی۔ سب نے تعویذات اپنے اپنے کمروں میں رکھے اور روزانہ دعا کرنے لگے۔ پہلے 3 دن سب ٹھیک رہا، مگر چوتھے دن حسن نے فون کیا۔ اس کے کمرے میں رات 2 بجے دروازہ خود بخود کھلا اور ہوا میں نائلہ کی آواز گونجی، تم نے مجھے کیوں جگایا؟ اس نے فوراً قرآن پڑھا تو سب کچھ رک گیا۔ پھر 5ویں دن وقاص کے باتھ روم میں خون کی لکیر بنی پائی گئی۔ وہ کانپتا رہا۔ اس نے اپنے موبائل پر کچھ ویڈیوز بھی بھیجی جن میں ایک سایہ بار بار کمرے کے آئینے میں نظر آتا تھا۔ 6 دن فہد لاپتہ ہو گیا۔ ہم سب نے اسے کال کی، مگر اس کا نمبر بند تھا۔ ہم گھبرا گئے۔ اگلے دن ایک اجنبی نمبر سے مجھے کال آئی۔ آواز فہد کی تھی، مگر لہجہ عجیب تھا۔ میں واپس جا رہا ہوں، نائلہ انتظار کر رہی ہے۔ ہم نے فوراً قاری صاحب کو اطلاع دی۔ انہوں نے کہا، یہ روح اب اپنے انتقام کے آخری مرحلے میں ہے۔ اگر فہد دوبارہ اسی ہوٹل میں گیا تو وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میں اور وقاص لاہور میں ملے اور فہد کو تلاش کرنے کشمیر روانہ ہو گئے۔ راستے میں کئی بار ہماری گاڑی رک گئی، جیسے کوئی ہمیں روک رہا ہو۔ ہوٹل کے قریب پہنچے تو ہمیں رشید ملا، جو پہلے ہی ہماری راہ تک رہا تھا۔ اس نے کہا، فہد اندر جا چکا ہے، مگر وقت کم ہے۔ اگر سورج نکل آیا تو اس کی روح قید ہو جائے گی۔ ہم تینوں قرآن پاک لے کر ہوٹل میں داخل ہوئے۔ اندر وہی پرانا اندھیرا، وہی سرگوشیاں، وہی سردی۔ ہم تہہ خانے کی طرف دوڑے۔ وہاں فہد کھڑا تھا، پتھر کی طرح ساکن، اور نائلہ کی روح اس کے گرد گھوم رہی تھی۔ ہم نے بلند آواز میں سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی۔ نائلہ کی چیخیں گونجنے لگی، دیواریں لرزنے لگیں، مگر فہد اب بھی ساکت تھا۔ رشید نے آگے بڑھ کر فہد کے ہاتھ سے لاکٹ لیا اور نائلہ کی قبر پر رکھ دیا۔ پھر اس نے قبر پر قرآن رکھا اور بسم اللہ پڑھی۔ اچانک روشنی کی ایک چمک آئی، نائلہ کی روح چیخی اور غائب ہو گئی۔ فہد بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ ہم نے اسے اٹھایا۔ وہ زندہ تھا، مگر بہت کمزور۔ ہم تینوں نے قسم کھائی کہ اب دوبارہ کبھی بھی اس جگہ کا نام تک نہیں لیں گے۔ آج کئی سال گزر چکے ہیں۔ ہم چاروں نے اپنی زندگیوں میں واپسی کی ہے، مگر وہ زخم جو اس ہوٹل نے ہمیں دیے
آج بھی ہمارے دلوں میں تازہ ہے۔ کبھی کبھی رات کو خواب میں نائلہ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ محبت کی قید موت سے بھی زیادہ گہری ہوتی ہے اور ہم جاگ جاتے ہیں خوف میں ڈوبے ہوئے۔ کشمیر کا وہ ہوٹل آج بھی موجود ہے مگر ویران۔ رشید کے بعد اب کوئی وہاں کا دربان نہیں۔ وہ جگہ اب بھی اپنے نئے شکار کے منتظر ہے۔ ہو سکتا ہے اگلا شکار آپ ہوں۔ دوستو، یہ ایک فکشنل سٹوری تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو سنتے ہوئے ڈر بھی لگا ہوگا اور آپ نے اسے انجوائے بھی کیا ہوگا۔ میری اب سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں۔ آپ کی چاہتوں کا بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔